नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है साख की दो विभिन्न स्थितियां। यानी जब कभी हम उधार लेते हैं किसी से, तो उधार लेने के बाद हमारे पास दो स्थितियां खड़ी हो जाती हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो स्टोरी बताई गई, जैसे एक त्योहार का मौसम है और दूसरा स्वप्ना की समस्या। इन दोनों ही स्टोरी को पढ़कर हमें इतना समझ में आ जाएगा कि उधार लेने के बाद हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन किस तरीके से खड़ी हो जाती हैं। तो पहला जो हमारा स्टोरी है त्योहार का मौसम, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी समरी बताइए ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है। पहला इसमें क्या बताया जाता है इस स्टोरी के अंदर कि सलीम नाम का एक जूता निर्माता है, यानी सलीम नाम का एक पर्सन है जो कि जूते बनाता है। उसको एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही बड़े व्यापारी से 3,000 जूतों का ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर उसको 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। यानी बड़ा व्यापारी उससे कहता है कि आपको 1 महीने के अंदर जूता बनाकर मुझे दे देना है। तो सलीम भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको 1 महीने के अंदर 3,000 जोड़ी जूते बनाकर दे दूंगा। अब क्योंकि ऑर्डर बड़ा है, तो ऑर्डर को पूरा करने के लिए ऊपर से उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है, तो सलीम क्या करता है, कुछ लोगों को हायर करता है। जैसे अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता उसे महसूस होती है कि ऑर्डर हमें समय पे पूरा करना है और जल्दी पूरा करना है, तो ऐसे में मुझे कुछ और लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसने कुछ और मजदूरों को रख लेता है। अब उसको कच्चा माल भी खरीदना है, कच्चा माल जिससे मतलब उसके जूते बनेंगे। जैसे उसके जूते किससे बनते हैं, चमड़े के बनते हैं। सलीम चमड़े के जूते बनाता है, तो ऐसे में उसे चमड़ा भी चाहिए होगा ताकि उसको उसका जूता जो है जूता बना के टाइम पे उसे पहुंचा दे। तो ऐसे में क्या करता है, सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। यानी दो ऐसे सोर्स होते हैं जहां से उधार लेता है। पहला उधार लेता है वो चमड़ा व्यापारी से, यानी जहां से भी वो चमड़ा खरीदता था उससे कहता है कि अभी आप मुझे चमड़ा जो है उधार दे दो और इसकी जो पेमेंट है कुछ समय बाद में आपको कर दूंगा। मतलब बाद में भुगतान करने का वादा करता है, बाद में प्रॉमिस करता है कि इसकी पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा। चमड़ा व्यापारी भी उसको चमड़ा दे देता है। उसके बाद जो दूसरा वो उधार लेता है वो बड़े व्यापारी से लेता है, यानी जिसने उसको ऑर्डर दिया है उससे वो पैसे नगद लेता है, और कितने 1,000 जूतों के। यानी वो क्या करता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि क्या होता है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो और आपने शॉप पे दिया है 10,000 लड्डू बनने के ऑर्डर दिए। ठीक है। आपने कहा है कि 10,000 लड्डू मुझे बनाकर दे देना। तो आप जब छोड़कर जाते हो तो आप उसे कुछ पैसा, उस मिठाई वाले को कुछ पैसा एडवांस दे देते हो। सेम इस वजह से, ताकि उसको भी बिलीव हो जाए कि हाँ 10,000 लड्डू मैं बनवा रहा हूँ तो लेकर आऊँगा, कोई मजाक वगैरह आपसे नहीं करता। आप कुछ पैसा उसे एडवांस में पेमेंट कर देते हो। तो यहाँ सलीम के केस में भी क्या हुआ कि सलीम ने क्या किया, उस बड़े व्यापारी से कुछ पैसे एडवांस में पेमेंट ले ली कि मुझे आप 1,000 जूतों के पैसे अभी दे दो और बाकी जो बच गए हैं जब मैं आपको ऑर्डर कंप्लीट करके दे दूंगा तब आप मुझे बाकी की पेमेंट कर देना। तो बड़े व्यापारी भी उसे इस सिस्टम को जानता ही था, समझता है कि ऐसा होता ही है, तो उसने भी उसको 1,000 जूतों के एडवांस पेमेंट कर दी। अभी क्या हुआ कि महीना खत्म हुआ, उसने क्या किया, ऑर्डर को समय पे पूरा किया। बड़े व्यापारी को उसने पूरे जितने भी जूते बच गए थे, 3,000 जूते बच गए थे, उसको उसने पूरा किया। अब बड़े व्यापारी ने, क्योंकि 1,000 जूतों का तो उसने पहले एडवांस ले चुका था, 2,000 जूतों को उसको पैसे दिए। जो पैसे आए, जो उसने उधार लिया था कपड़े चमड़े वाले व्यापारी से, उसको उसने वापस कर दिया। अब इससे इस स्टोरी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से सलीम ने उधार लेकर अपने बिजनेस की ग्रोथ की। यानी उसका इस सिस्टम के थ्रू, यानी इस ऑर्डर के थ्रू उसके जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो सलीम के केस में क्या हुआ कि जो उधार है उसने पॉजिटिव रोल प्ले किया, यानी उधार लेने से सलीम को बहुत फायदा हुआ। दूसरा स्टोरी जो बताई गई है वो है स्वप्ना की समस्या। अब स्वप्ना की समस्या में देखें क्या है कि स्वप्ना नाम की एक किसान है, छोटी सी किसान है जिसके पास 3 एकड़ की जमीन है और वो उस पे मूंगफली उगाती है। अब क्योंकि उसे मूंगफली उगाती है तो मूंगफली उगाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं होते, तो वो क्या करती है कि अपने जो साहूकार होता है उससे ऋण लेती कि मुझे मूंगफली के लिए फसल ग्रो करनी है और इसके लिए मुझे आप पैसे उधार दे दो।
फसल पे कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। अब दरअसल क्या होता है, स्वप्ना तो बड़ी उम्मीदों से फसल को उगाती है कि ताकि उसकी उसका भी बिजनेस ग्रो हो, मतलब उसको भी काफी ज्यादा फायदा मिले। लेकिन सपना में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो सपना जो फसल को ग्रो करती है, उस फसल के अंदर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। अब कीड़े मकोड़े लगने की वजह से जो सपना की जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। हालांकि सपना ने उसको प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, जैसे कि उसने कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, मतलब जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं वो, हालांकि उसने वो दवाई भी छिड़की लेकिन उससे कोई खास असर उसको मिला नहीं, मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स उससे मिला नहीं। कीड़े अभी भी थे उसके अंदर। अब ऐसे में क्या हो जाता है, क्योंकि उसने तो लोन इसी वजह से लिया था कि अभी मूंगफली फसल को ग्रो करने के लिए उधार ले लेती हूँ। अब जैसी मेरी फसल तैयार होगी उसे मैं मार्केट में बेचूंगा और पैसा आएगा, और उस पैसे को रिटर्न भी कर दूंगे और मेरे को भी मुनाफा हो जाएगा। इस सोच के थ्रू तो उसने लोन लिया था। लेकिन जब उसकी फसल ही खराब हो गई तो मार्केट में उसकी फसल बिकेगी कैसे, और बिकने के साथ साथ उसे उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे तो वो उधार कैसे उसे चुका पाएगी। अब क्या होता है वह साहूकार को कर्ज लौटाने में असफल रहती है। अब साहूकार को पैसा लौटा नहीं पाती। अब साल 10 साल क्या होता है, क्योंकि टाइम हो चुका है, तो धीरे धीरे कर्जा जो है वो बढ़ता ही जाता है और एक बहुत ही बड़ी रकम बन जाता है। धीरे धीरे करके जो उसने कर्जा लिया था वो धीरे धीरे उस पर ब्याज चढ़ चढ़ के काफी ज्यादा बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। अगले साल फिर से जो स्वप्ना है वो खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल वो सामान्य फसल उगाती है। इस बार वो मूंगफली के चक्कर में नहीं पड़ती, वो सामान्य फसल को ग्रो करती है। लेकिन उस फसल को ग्रो तो करती है लेकिन उसमें भी उतनी कमाई नहीं हो पाती कि जो साहूकार से जो जितने भी उसने पैसे लिए थे वो सारे पैसे वो चुका सके। ऐसे में क्या हो पाता है, वो कर्ज जाल में फंस जाती है, क्योंकि उसने उधार तो पिछला वाला चुकाया नहीं है, नया उधार उसने और ले लिया। अब जो फसल है, जो जो भी उसने फसल ग्रो की इस बार, वो फसल अच्छी तो हुई लेकिन उससे इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाया कि दोनों ही जो कर्ज है वो चुका पाए। ऐसे में क्या करती है, जो सपना एक कर्ज जाल के अंदर फंस जाती है, यानी वो पैसा पे करने की स्थिति में नहीं रहती, बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। अब कर्ज क्योंकि समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वो सोचती है क्यों ना अपने जो जमीन है उसको बेच दिया जाए। वो जमीन के कुछ हिस्से को बेच देती है और उस बेचने के बाद जो उसको रकम मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वो उससे अपने सारे कर्ज चुका देती है। तो इससे हम दो कहानियों से क्या समझते हैं, स्वप्ना की कहानी से पढ़ने के बाद हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि लोन है, स्वप्ना के केस में जो उधार उसने लिया साहूकार से, जो उसने पैसे उधार लिए वो अच्छा साबित नहीं हुआ। इट मीन्स कि स्वप्ना के केस में उधार लेने से उसका नुकसान ही हो गया। पर सलीम के केस में क्या हुआ कि उधार लेने से जो उसका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा हो गया। तो यहाँ से हमें इतनी चीज समझ में आती है कि किस तरीके से जो उधार है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों ही प्ले करती है। यहाँ पे ये दिया कि ऋण एक सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका अदा करता है, वही मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। अब दरअसल जो बेसिकली जो ज्यादातर लोग हैं वो उधार जो पैसा लेते हैं गांव के अंदर, उनका मेन मकसद होता है कि फसल को ग्रो करने के लिए, खेती वगैरह करने के लिए वो ज्यादातर उधार को लेते हैं गांव के अंदर। फसल उगाने में जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पे काफी खर्च होता है। मतलब खेती करने के लिए जो भी उनको चाहिए, जैसे कीटनाशक चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े ना लग जाए, और खाद चाहिए जिससे उनकी जो फसल है वो काफी अच्छी हो जाए, पानी, बिजली, बहुत तरह तरीके के खर्चे होते हैं। जैसे ट्रैक्टर वगैरह का खर्च, अगर उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी से हायर करते हैं ना, तो इन सब में उनका बहुत ही ज्यादा खर्चा वगैरह हो जाता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 या 4 महीने का अंतराल होता है। अभी जो लोग उधार लेते हैं फसल ग्रो करने के लिए, अब फसल है, फसल को उगने में कम से कम हमने पढ़ा था 5 से 6 महीने तो लग जाते हैं। कहने का मतलब 5 से 6 महीने मीन्स कि वो ग्रो होने के साथ साथ उसे मार्केट में बिकने के साथ साथ अगर हम जोड़े तो 5 से 6 महीने लग जाते हैं। इसमें 3 से 4 महीने दिया है तो देखा जाए लगभग यही लग जाता है, 5 से 6 महीने। इन्हीं के बीच में फसल हमारी बन के तैयार हो जाती है और बेच भी दी जाती है।
तो 6 महीने का गैप हो जाता है, यानी पहले आप जब उधार लेते हो तो उधार लेने के बाद 6 महीने बाद कहीं आपको फसल से पैसा बेचकर पैसा मिलेगा, फिर 6 महीने बाद आप उस पर्सन को उधार चुका पाओगे जिससे आपने उधार लिया है। आमतौर पे किसान ऋतु के प्रारंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं, यानी फसल जब उगा तब उसको उगाने के लिए उन्होंने उधार ले लिया और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगिता मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है, यानी जब एक बार फसल उनकी तैयार हो जाती है और जब उसे मार्केट में बेचते हैं, कुल मिलाकर उस फसल के ऊपर डिपेंड करती है उनकी कि वो कर्ज जो उधार लिए हैं फसल पहले जो उन्होंने उधार लिया उसको क्या वो चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। फसल अच्छी रही, मार्केट में अच्छा दाम उनको मिला और वो क्या कर देंगे, अपना जो भी उधार लिया उसको चुका पाएंगे। फसल खराब निकली तो मार्केट में बिकेगी नहीं, और मार्केट में अगर बिक भी गई तो उनको वो दाम वो पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर उधार चढ़ जाएगा। अब कर्ज जाल एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्ज जाल टॉपिक हम इसके जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसे एज इट इज़ याद कर लेना कि कर्ज जाल यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी इंसान के लिए अपना कर्ज को चुका पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कर्ज जाल एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी जो पर्सन जिसने उधार लिया है वो अपने उस उधार लिए गए पैसे को चुका नहीं पा रहा, यानी वो समझ चुका है कि मैं पे करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, अगर वो उधार पे कर रहा है तो खा नहीं पाएगा, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो वो समझ चुका है कि भाई बस की बात मेरे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और उसको चुकाने के लिए वो एक और ऋण ले लेता है। और क्या होता है कि एक उधार को चुकाने के लिए वो एक और नया उधार ले लेता है। जैसे स्वप्ना के केस में क्या हुआ, स्वप्ना के केस में यही हुआ कि उसने फसल को ग्रो किया, फसल को ग्रो कर उधार लिया, उसके लिए नहीं हुई। अब खेती के लिए उसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं था, तो अगेन वो उधार को चुकाने के लिए फिर से खेती के ऊपर बिलीव करती है और फिर से वो उधार लेती है, फसल को ग्रो करती थी, इस बार थोड़ा बहुत निकला ठीक, और उसको बेच कर फिर वो उधार को चुकाती है। लेकिन तो भी वही चीज कि उसका बेच के उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता कि सादी फसल को चुका पाए, टाइम लगता उसे, बढ़ता उसका इंटरेस्ट, ब्याज उसका बढ़ जाता है, इसलिए उसने क्या सोचा कि जमीन का हिस्सा ही बेच देती हूँ। तो कर्ज जाल आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या होता है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर आप समझ जाते कि भाई पे कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और उस उधार को चुकाने के लिए आप किसी और पर्सन से एक और उधार ले लेते हो। अगला जो क्या है टॉपिक है वो है ऋण की शर्तें। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि कर्ज जाल हमारे सामने किस तरीके की स्थिति पैदा करती है। तो कर्ज जो लीजिए बहुत ही सोच समझ के हमें लेना चाहिए, और उतना ही लेना चाहिए जितना हम पे कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।